बात करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान की जाने वाली भड़काऊ बयानबाजी की। देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां स्टार प्रचारक बनाती हैं और यही स्टार प्रचारक अपने बयानों से विवाद खड़ा कर देते हैं। पिछले कुछ साल से चुनावी मंच में भड़काऊ बयानों की गिनती बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेता ऐसे ही बयानों को जीत का मंत्र मानने लगे हैं। 2 साल पहले नौबत यहां तक आ गई थी कि हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया था। 10 अक्टूबर 2022 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का स्रोत है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं, जो खामोशी से सब कुछ होता हुआ देख रही हैं। कोर्ट ने पूछा था कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। एक वक्त था जब देश की राजनीति में नेहरू की शक्ल में सत्ता पक्ष था तो अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल में प्रतिपक्ष, लेकिन अब बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात होती है। बात बात पर धर्म का सहारा लिया जाता है, वोटर्स को उकसाया जाता है। एक बार फिर यही सब देखने को मिल रहा है। आपको झारखंड और महाराष्ट्र की चुनावी पिक्चर दिखाते हैं, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी राजनीति में धर्म का छौंक लगा रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनाव का माहौल है और नेता अपने अपने वोटर में जोश भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न शब्दों की परवाह है और न ही कोई संकोच, जो जुबान पर आया बोल दिया। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में गरज रहे थे तो अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में। दोनों की लाइन लेंथ बराबर थी और शब्दों का भाव बिल्कुल एक। मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है, वक्त नाजुक है। जैसे हम लोग आए, हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और इस बार जब महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो फिर 15 मिनट वाले बयान की याद दिला दी। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। आपको बता दें कि 15 मिनट वाले बयान के चलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी पहली बार सुर्खियों में आए थे। 12 साल पहले साल 2012 में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी हुआ था। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब जब छोटे ओवैसी ने 15 मिनट की याद दिलाई तो बीजेपी को ये बात फिर से चुप गई। आज अगर हिंदू समाज को एकजुट रहने की हम बात करते हैं तो उसमें किसी को भी दुख अथवा क्रोध होना नहीं चाहिए। इनकी राजनीति ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान चुनावी मौसम में आया है।
और उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक ने ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए। महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये बात बीजेपी को विचलित कर गई तो बी टीम को उतार दिया। हमने तो बार बार कहा ना भाई, MIM हो या केजरीवाल हो तो बी टीम है, और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। लेकिन वलवला आज भी बाकी। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी महफिल सजाने में जुटे हैं, तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की पिच पर वोटर्स की गोलबंदी कर रहे हैं। निगाहें पत्थरबाजों पर है, लेकिन निशाना किस पर है ये सबको पता है। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। नेता जानते हैं कि चुनावी मंचों से दिया गया उनका बयान कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगा। भड़काऊ बयान देने वाले नेता अगर सत्ता में नहीं है तो मामला थाने तक भी पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद होगा कुछ नहीं। आज तक कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, लेकिन ढूंढने पर भी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आएगा जिस पर सख्त एक्शन लिया गया है। मामला चुनाव प्रचार से जुड़ा होता है तो चुनाव आयोग कुछ दिनों के लिए प्रचार पर पाबंदी लगा देता है, लेकिन नेता तो नेता ठहरे। वो कभी मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं तो कभी फैमिली ड्रामे पर उतर आते हैं। इस बहाने उनकी राजनीति और ज्यादा चमकने लगती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में जब 15 मिनट वाला बयान दिया था तब 10 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहा, और 2022 में हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने संदेह के आधार पर उनको बरी कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं, ना नियम उनका कुछ कर पाए और ना ही बड़े बड़े कानून, जबकि हर कोई जानता है कि 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाहते थे और आज वो क्या कहना चाह रहे हैं। मामला सिर्फ एक तरफा नहीं है, दूसरे पक्ष में भी एक से बढ़कर एक धुरंधर है जो वक्त वक्त पर अपनी ओजस्वी और तेजस्वी पहचान सामने रखते रहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी ने पूरी तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ केंद्रित कर दिया था। कभी राम मंदिर के बहाने निशाना साधा गया, कभी ज्यादा बच्चों का हवाला देकर एक धर्म विशेष को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, तो कभी हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांटने की कोशिश का आरोप लगाया गया। जिस सीट पर ध्रुवीकरण की गुंजाइश होती है, नेता वहां पूरे मन से इस काम में लग जाते हैं। ओवैसी अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को खुश करते हैं और बीजेपी के नेता अपने हिसाब से यही काम करते रहते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो ऐसी गूंज इन दोनों राज्यों में सुनाई दे रही है, और जहां 1-1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, वहां अभी से ही ऐसी तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान सियासत की आग को और ज्यादा भड़का रहा है। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित 8 अक्टूबर को जब मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, तो न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में कुछ ऐसा बयान दे डाला जो अब उनकी मुसीबत बन चुका है और उनकी सोच पर भी सवाल उठा रहा है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने कुछ भड़काऊ बातें कही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने उसका जिक्र भी किया। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हुमायूं कबीर के बयान पर ममता बनर्जी खामोश रही, तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे क्या कहा जाए? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री,
और उनके सामने ही खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती ने मारने, काटने और जमीन में गाड़ने की बात कही और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीत गई। 2024 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने भारी बढ़त बनाई और अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बंगाल में राजनीति की दिशा ध्रुवीकरण की तरफ घूम गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब ऐसे खतरनाक बयानों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मुद्दा भी आ गया है। कोई मुसलमान को धमकी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का राजनीति नहीं करता है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर के स्टेज में वहां पे खड़ा होकर ऐसा धर्म के नाम पे कम्युनल इंडिकेशन का प्रोवोकेशन देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राजनीति में आकर कोई अभिनेता कहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खून खराबा क्यों बढ़ रहा है। और अमित शाह की मुस्कुराहट भी बताती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। वोटिंग इसलिए होती है ताकि राज्य में सरकार का गठन हो सके, चुनी हुई सरकार लोगों के विकास के लिए काम कर सके और समाज को एकजुट रखे। लेकिन जहां सरकार बनाने के लिए नेता ही खून के प्यासे हो जाए, सत्ता के लिए एक दूसरे को मारने, काटने और जमीन के अंदर गाड़ने की बात करने लगे तो वहां के हालात कैसे होंगे। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है वहां हिंसा जरूर भड़कती है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पिछले 10 साल में हर साल 20 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए। इन सभी की जान पॉलिटिकल हिंसा में गई। 2023 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 12 और 2018 के पंचायत चुनाव में 10 लोग मारे गए थे। अभी 5 महीने पहले भी जब पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब भी कई जगहों पर राजनीतिक हिंसक झड़प हुई थी। कार्यकर्ता मारे जाते हैं और बाद में बड़े बड़े नेता सुरक्षा घेरे के बीच सांत्वना देने उनके घर पहुंच जाते हैं। ना भी पहुंचे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और बाकी कार्यकर्ता इसी से गदगद हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग तो ईवीएम से होती है, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर बम, गोली और बारूद का मुकाबला भी साथ साथ चलता है। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट बनाम टीएमसी की लड़ाई थी, तब भी हालात ऐसे ही थे और अब जब टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई है, हालात वैसे के वैसे।